फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का विजन आईएएस मैगजीन के इस सीरीज में। पॉलिटी सेक्शन का मैक्सिमम जो फरवरी मंथ का मैगजीन का लेटेस्ट जो मैगजीन है उसका आधे से अधिक जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट है धन्यवाद प्रस्ताव, जो कि संक्षिप्त सुर्खियों का एक भाग है। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। धन्यवाद प्रस्ताव को, मोशन ऑफ थैंक्स को। लोकसभा में विरोध प्रदर्शन के कारण राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव प्रधानमंत्री के जवाब के बिना पारित हो गया। तो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव जो है, मोशन ऑफ थैंक्स जो है, प्रधानमंत्री के जवाब के बिना ही पास हो गया। ठीक है। और इसके बारे में जो है संविधान के कौन सा आर्टिकल में कहाँ पे प्रावधान है। तो संविधान के आर्टिकल 87 के एक के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहले सत्र के प्रारंभ में और प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र के प्रारंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में भाषण देते हैं राष्ट्रपति, आर्टिकल 87 के 1 के तहत। वहीं आर्टिकल 94 के तहत लोकसभा स्पीकर को पद से हटाने का प्रावधान है और 94 के सी में वो प्रक्रिया का प्रावधान है जिस प्रक्रिया के तहत उनको हटाया जाता है। संसद को सत्र आहूत किए जाने के कारणों की जानकारी देगा। तो यह आर्टिकल 87 का 1 जो है तो ये जानकारी देता है कि संसद को उसके सत्र आहूत किए जाने के। ठीक है। लोकसभा की कार्यप्रणाली एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम 17। लोकसभा की कार्यप्रणाली एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम 17 के तहत राष्ट्रपति के अभिभाषण में उल्लिखित विषयों पर धन्यवाद प्रस्ताव के माध्यम से चर्चा की जाती है। धन्यवाद प्रस्ताव तो जिस पे वो चर्चा करते हैं, जो अभिभाषण देते हैं, उसमें जो जो पॉइंट की चर्चा होता है वो जो होती है धन्यवाद प्रस्ताव के माध्यम से चर्चा होती है। धन्यवाद प्रस्ताव एक सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और दूसरे सदस्यों द्वारा अनुमोदित इसको किया जाता है। तो एक जो है प्रस्तुत करेंगे और एक इसको अनुमोदित करेंगे। संशोधन की अनुमति। विपक्षी सदस्य ऐसे संशोधन प्रस्तावित कर सकते हैं जिनमें यह व्यक्त किया जाए कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को शामिल नहीं किया गया या उन्हें अपर्याप्त रूप से प्रस्तुत किया गया है। तो जो विपक्ष के सदस्य होते हैं तो वो ऐसे संशोधन प्रस्तावित कर सकते हैं। मतलब विपक्ष के सदस्य भी इस संशोधन को प्रस्तावित कर सकते हैं, लेकिन इसमें यह व्यक्त किया जाए कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को शामिल नहीं किया गया या फिर उन्हें अपर्याप्त रूप से प्रस्तुत किया गया। तो ये संशोधन की अनुमति भी है और वो विपक्ष के सदस्य भी कर सकते हैं ये संशोधन। और इस पे चर्चा जो होती है धन्यवाद प्रस्ताव के माध्यम से अभिभाषण पे चर्चा होती है और किस आर्टिकल के तहत है तो 87 के 1 के तहत, 87 के 1 के तहत है। और ये मुख्य पॉइंट इसका क्या था, 3 ही पॉइंट निकल के आया कि संसद के सत्र को आहूत करना, हर साल प्रथम सत्र को आहूत करना राष्ट्रपति का काम है, आर्टिकल 87 का 1। नेक्स्ट है चुनाव में नोटा, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द एबव ऑप्शन इन इलेक्शन। ये चर्चा में क्यों रहा, तो इसके चर्चा में रहने के अन्य भी कारण है। जैसे उच्च न्यायालय ने इस बात पे गौर किया है कि इसकी शुरुआत के 1 दशक से भी अधिक समय बाद राजनीतिक दलों द्वारा चुने जाने वाले उम्मीदवारों के चयन पर इसका बहुत कम प्रभाव पड़ा है। तो अगर कोई भी पार्टी होती है और कोई भी राजनीतिक दल जो है किसी भी कैंडिडेट को चुन लेती है तो उस कैंडिडेट का उतना मायने नहीं रह जाता, ये देखा जा रहा है, क्योंकि नन ऑफ द एबव जो है बहुत कम संख्या में लोग वोट दे रहे हैं इस पे। नोटा में नागरिक किसी भी राजनीतिक उम्मीदवार को वोट न देकर चुनाव में उम्मीदवार को अस्वीकार या खारिज कर सकता है। वहीं 2013 में PUCL बनाम भारत संघ 2013 में
पीयूसीएल बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ईसीआई को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम पर नोटा विकल्प शामिल करने का निर्देश दिया था। अर्थात नोटा जो विकल्प है वो 2013 में शामिल हुआ और ये किसने जो है कहा था करने के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने जब वहां पे मैटर गया पीयूसीएल बनाम भारत संघ, तो पीयूसीएल बनाम, क्योंकि जब तक कोई मैटर जाता नहीं सुप्रीम कोर्ट में तब तक कोई निर्णय नहीं आता है, इसलिए पीयूसीएल बनाम भारत संघ में ये चीजें किया गया। पहली बार लागू होना, नोटा को पहली बार 2013 में ही छत्तीसगढ़, मिजोरम, राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली के विधानसभा चुनाव में लागू किया गया था। नोटा संबंधी चुनौतियां, निर्विरोध चुनाव। उन निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाता नोटा विकल्प का उपयोग नहीं कर सकते जहां उम्मीदवार निर्विरोध चुना जाता है। तो जहां पे उम्मीदवार सिर्फ एक ही हो वहां पे नोटा का उपयोग नहीं होता है। वैसे भी जब एक ही कैंडिडेट हो तो वहां पे नोटा की क्या आवश्यकता है, क्योंकि सब लोग अगर नोटा दे दिए तो फिर तो वो कैंडिडेट का कोई मतलब ही नहीं रह गया, क्योंकि तो ऑलरेडी निर्विरोध है। चुनाव परिणाम पर कोई प्रभाव नहीं। वर्तमान में यदि नोटा के पक्ष में सबसे अधिक मतदान होता है तब भी दूसरे नंबर पे सबसे अधिक मत पाने वाले उम्मीदवार को विजेता घोषित कर दिया जाता है। तो नोटा का कोई मतलब रह नहीं जाता है। अगर सबसे अधिक गया भी तो वहां पे दूसरे नंबर वाले को मिल जाता है। अपराधीकरण के विरुद्ध अप्रभावी, तो यह जो है अपराधीकरण के विरुद्ध अप्रभावी है। राजनीतिक दल नैतिक विचारों की बजाय केवल चुनाव जीतने की क्षमता, इलेक्टेबिलिटी के आधार पर उम्मीदवारों का चयन करना जारी रखते हैं। तो जो भी राजनीतिक पार्टियां होती हैं बस वो ये देखती हैं कि चाहे वो क्रिमिनल हो, भ्रष्टाचारी हो, कैसा भी कैंडिडेट हो, उसकी चुनाव जीतने की क्षमता है या नहीं, उस आधार पर उसको टिकट मिल रहा है। तो ये सारी चुनौतियां हैं कि निर्विरोध चुनाव में इसका कोई अस्तित्व नहीं है। इनफैक्ट सबसे ज्यादा नोट आए तो भी इसका कोई महत्व नहीं रह जाता है और अपराधीकरण के विरुद्ध भी यह अप्रभावी है। आगे की राह 50% +1 नियम और उम्मीदवारों भी प्रतिबंध। इस नियम के तहत यदि नोटा को 51% वैध मत मिलते हैं तो वहां फिर से चुनाव कराए जाते हैं। तो टोटल मतों का 51% मिलेगा तब फिर से चुनाव होगा और पिछले उम्मीदवारों को जितने भी खड़े थे उनमें से किसी को भी दोबारा चुनाव लड़ने से रोक दिया जाता है। उदाहरण, कोलंबिया में इसी नियम का पालन किया जाता है। कोलंबिया में जो है इसी नियम का पालन होता है। राज्य स्तरीय पहल, महाराष्ट्र और हरियाणा। राज्य स्तरीय पहल, महाराष्ट्र और हरियाणा के राज्य चुनाव आयोगों ने सकारात्मक कदम उठाते हुए नोटा को स्थानीय निकाय चुनाव में एक काल्पनिक उम्मीदवार माना है। राज्य चुनाव आयोग ने नोटा को स्थानीय निकाय चुनाव जो होते हैं, जो पंचायती स्तर के चुनाव होते हैं, उसमें एक काल्पनिक उम्मीदवार माना है तथा नोटा को बहुमत मिलने की स्थिति में फिर से चुनाव करने के आदेश दिए हैं महाराष्ट्र और हरियाणा में। और कोलंबिया में तो ऐसे देश स्तरीय हो चुका है नोटा वाला सिस्टम, और महाराष्ट्र हरियाणा में राज्य स्तरीय स्थानीय निकाय में। अब नेक्स्ट टॉपिक है राइट टू रिकॉल। तो राइट टू रिकॉल क्या है? हाल ही में राज्यसभा के एक सांसद ने भारत के संसदीय लोकतंत्र में वापस बुलाने का अधिकार यानी राइट टू रिकॉल पेश करने का विचार रखा है। वापस बुलाने प्रत्याह्वान का अधिकार के बारे में यह क्या है? निर्वाचित प्रतिनिधियों को उनका कार्यकाल समाप्त होने से पहले हटाने का एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उपकरण है। तो जो भी निर्वाचित प्रतिनिधि हैं तो उनको कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही हटाने का एक प्रोसेस होना चाहिए और उसी को कहा गया है राइट टू रिकॉल। अर्थात कि अगर कुछ
वैसा स्थिति होता है तो उनको जो है समय से पहले भी हटाया जा सकता है। भारत में स्थिति केवल स्थानीय स्तर पे कुछ राज्यों जैसे कि छत्तीसगढ़ में ये चीजें लागू हैं। वैश्विक उदाहरण की बात करें तो अमेरिका कुछ राज्यों जैसे और इंग्लैंड में इसके प्रावधान मौजूद हैं। राइट टू रिकॉल के इंग्लैंड और अमेरिका में मौजूद हैं कुछ जगहों पे, और भारत में भी है ये चीजें। और बाहर किया जाना भारत में भी चीजें हैं। कहाँ पे है भारत में? तो छत्तीसगढ़ में है। राइट टू रिकॉल, राइट टू रिकॉल छत्तीसगढ़ में। तो भारत के छत्तीसगढ़ में भी है राइट टू रिकॉल। भारत प्रदेश लोकतंत्र के अन्य उपकरण कौन कौन से हैं? यद्यपि भारत एक प्रतिनिधि लोकतंत्र है, लेकिन ये उपकरण जनता को प्रत्यक्ष शक्ति प्रदान करते हैं। तो यह जनता को प्रत्यक्ष शक्ति दे रहा है, जैसे कि जनमत संग्रह। प्रस्तावित विधान को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए निर्वाचक मंडल के पास भेजा जाता है। निर्वाचक मंडल अंतिम निर्णय लेता है। राइट टू रिकॉल में पहल और उपकरण। नागरिक किसी कानून को बनाने के लिए विधायिका के समक्ष एक विधेयक का प्रस्ताव रख सकते हैं। नागरिक जो हैं वो किसी भी कानून को बनाने के लिए विधायिका के समक्ष एक प्रस्ताव रख सकते हैं। नागरिक स्वयं प्रस्ताव पेश करते हैं। लोकमत संग्रह मुख्य रूप से संप्रभुता, क्षेत्रीय विवाद और राजनीतिक स्थिति जैसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक मुद्दों से संबंधित होता है। और कि राष्ट्रीय आत्मनिर्णय यह एक तरह से होगा। तो ये चीजें प्रस्ताव पेश की गई हैं, अभी देखते हैं कि ये होता है कि नहीं लागू। तो बस ये याद रखना है कि राज्यसभा के एक सांसद ने भारत के संसदीय लोकतंत्र में वापस बुलाने के अधिकार यानी राइट टू रिकॉल पेश करने का विचार रखा है। और यह क्या है? तो यह निर्वाचित प्रतिनिधि जो भी होते हैं, लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित प्रतिनिधि, उनको कार्यकाल समाप्त होने से पहले हटाने का एक तरह का यह प्रावधान है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उपकरण है। और प्रत्यक्ष लोकतंत्र का अर्थ है कि जनता वापस से जो है इस पे जनमत संग्रह होगा और वो निर्णय ले सकता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 क्या है? क्यों चर्चा में रहा? तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है, क्या चर्चा में क्यों रहा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केरल राज्य का नाम बदल के केरलम करने को स्वीकृति दी है। केरल का नाम बदल करके केरलम करने की स्वीकृति दी है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 3 केरल राज्य का नाम बदल के केरलम। संविधान के अनुच्छेद 3 के बारे में क्या प्रावधान है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 संसद को निम्नलिखित शक्तियां प्रदान करते हैं। पहला, नए राज्यों का निर्माण कर सकता है। वर्तमान राज्य की क्षेत्रीय सीमा को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। तो नए राज्य बनाना या वर्तमान में जो है उसके क्षेत्र को कम करना, ज्यादा करना, अर्थात क्षेत्र के बारे में वो चीजें संसद करेगा आर्टिकल 3 के तहत। वर्तमान राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करता है। जो भी सीमाएं हैं, किसी राज्य के नाम में भी परिवर्तन करता है आर्टिकल 3। प्रक्रिया राष्ट्रपति की अनुशंसा। इस प्रकार का विधेयक प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा आवश्यक हो जाती है। राज्य विधानमंडल का मत। राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल से निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना मत देने के लिए संदर्भित करते हैं। राष्ट्रपति या संसद राज्य विधानमंडल की राय मानने के लिए बाध्य लेकिन नहीं है। हालांकि राज्य विधानमंडल को एक समय दिया जाता है सीमा का, आप एक प्रस्ताव लाएं और उस पे राष्ट्रपति विचार करेगा कि क्या उस राज्य के नाम में परिवर्तन होना चाहिए, क्या उस राज्य की सीमा में परिवर्तन होना चाहिए, या फिर नए राज्य का निर्माण करना है। लेकिन यह जो सलाह है, यह जो राय है, वो मानने के लिए बाध्य नहीं है। संसद में पारित होना। राज्य का नाम बदलने हेतु विधेयक साधारण बहुमत से संसद में पारित किया जाता है। तो यह जो है साधारण बहुमत से ही करना इसको संभव है। नाम बदलने के लिए, नाम परिवर्तन के लिए अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संवैधानिक संशोधन की भी आवश्यकता
नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट है सीमांत नागालैंड क्षेत्रीय प्राधिकरण। सीमांत नागालैंड क्षेत्रीय प्राधिकरण। हाल ही में सीमांत नागालैंड क्षेत्रीय प्राधिकरण के गठन के लिए एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस पर भारत सरकार, नागालैंड सरकार और नागालैंड सरकार और ईस्टर्न नागालैंड पीपुल्स ऑर्गेनाइजेशन के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किया। ENPO फॉर ENPO जो है नागालैंड के 6 पूर्वी जिलों की 8 मान्यता प्राप्त नागा जनजाति है ENPO, और 6 जिलों में 8 जनजाति 6 जिलों में 8 जनजाति जैसे कोन्याक, संगतम, चांग, खियामनुंगन, इमख्युंग, तिखे, फोम और शुमे। इन सब का प्रतिनिधित्व करने वाली शीर्ष संस्था है। सीमांत नागालैंड क्षेत्रीय प्राधिकरण। सीमांत नागालैंड क्षेत्रीय प्राधिकरण के बारे में शामिल जिले तुएनसांग, मो, किफिरे, लुंगलेंग, नोकलाक और समोटर। तो इसमें शामिल जिले हो जाएंगे नागालैंड के 6 पूर्वी जिलों के 8 मान्यता प्राप्त नागा जनजाति, कोन्याक, संगतम, चांग, खियामनुंग, ये सब चीजें हैं। सीमांत नागालैंड क्षेत्रीय प्राधिकरण के बारे में शामिल जिले तुएनसांग, मोन, किफिरे, लुंगलेंग, नोकलाक और समोटेर हैं। और मुख्य अगर प्रावधान का बात करें तो इस समझौते के तहत कुल 46 विषयों से संबंध में शक्तियां FNTA को सौंपी गई। 46 विषय। एक मिनी सचिवालय का प्रावधान किया गया जिसका नेतृत्व अपर मुख्य सचिव ACS या प्रधान सचिव स्तर के अधिकारी करते हैं। तो एक मिनी सचिवालय जिसका नेतृत्व अपर मुख्य सचिव या प्रधान सचिव करेंगे। महत्व यह वित्तीय स्वायत्तता और बेहतर निर्णय लेने की क्षमता के माध्यम से इस क्षेत्र का समग्र विकास सुनिश्चित करता है। संवैधानिक स्थिति FNTA संविधान के अनुच्छेद 371 का FNTA जो है अनुच्छेद 371A के प्रावधान को प्रभावित नहीं करता। यह अनुच्छेद नागालैंड राज्य के लिए विशेष प्रावधान करता है। तो FNTA जो है क्या है? फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी। फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी है। सीमांत नागालैंड क्षेत्रीय प्राधिकरण जिसके तहत क्या होती है कि जो नागालैंड के 6 पूर्वी जिले हैं, पूर्वी जिले अर्थात जो म्यांमार से सटे हुए जिले हैं, वहाँ पे 8 जो मान्यता प्राप्त नागा जनजाति हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए, उनको प्रतिनिधित्व करने वाली है शीर्ष संस्था है FNTA फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी। फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी FNTA फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी। और यह भारत सरकार, नागालैंड सरकार और ईस्टर्न जो नागालैंड पीपुल्स ऑर्गेनाइजेशन है ENPO ईस्टर्न नागालैंड पीपुल्स ऑर्गेनाइजेशन, ये तीनों के प्रतिनिधियों ने इस पे हस्ताक्षर किया है FNTA पे। और यह रिप्रेजेंट करेगा 8 जनजातियों को। वहीं FNTA के बारे में अगर बात करें तो इसमें 6 जिले शामिल हैं। और प्रावधान क्या है तो इसके तहत 46 विषय का प्रावधान है जिसके संबंध में FNTA को शक्तियां दी गई हैं उन 46 मैटर पे हस्तक्षेप करने का। और इतना ही नहीं, FNTA को एक सचिवालय भी दिया गया है छोटा सा, और कि वो सारे काम FNTA जो है वो करेगा उन 8 जनजातियों के लिए, 6 जिलों के लिए। और इसका एक प्रधान सचिव ACS भी होगा। और लेकिन ये प्रावधान जो है आर्टिकल 371 के एक को भी प्रभावित नहीं करता है क्योंकि यह नागालैंड का इंटरनल मैटर है। इसी के तहत जो है ये हम लोग का पॉलिटी फरवरी का खत्म होता है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय संबंध, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे कल से, ठीक है। तो डेली ज़्यादा नहीं, 20 मिनट 25 मिनट बस यही करना है। और ज़्यादा भार लेके नहीं करना है क्योंकि रिवीजन भी तो करना है ना पर डे। बिना रिवीजन के तो पढ़ना ये सब बेकार हो जाएगा। तो और फिर एक जैसे कि पॉलिटी खत्म हो गया ना तो एक मैं और लाऊंगी वीडियो,
उसमें क्या करेंगे कि जितने कीवर्ड हैं, ये सारे पॉलिटी के जो अभी तक खत्म हुआ, इसको रिवीजन कर लेंगे। तो मे बी वो थोड़ा लंबा हो, 40-50 मिनट जितना भी हो, पर उसमें सारे पॉलिटी जो है फरवरी का खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और 1 मंथ में बस एक मैगजीन खत्म करना है, ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है, क्योंकि मेंस के एग्जाम अभी बहुत टाइम है, दिसंबर जनवरी में, तब तक हम लोग एक हर मंथ का बस करेंगे कंप्लीट तो हो जाएगा। ठीक।